एक शहर में दो भाई रमेश और सुरेश अपनी माँ और अपनी पत्नियों गीता और अवनी के साथ रहते थे। बड़ा भाई कम पढ़ा लिखा होने के कारण खेती का काम करता था। वहीं छोटे भाई का शहर में बिजनेस था। जिस कारण से बड़ी बहू की उसकी देवरानी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। वह हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती थी। बड़ी बहू की एक लड़की थी, वहीं छोटी बहू के एक लड़का, जिसकी वजह से भी सास और वह देवरानी उसे ताना मारते रहते थे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? छोटी का छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या मैं वे रात के खाने में बना सकती हूँ? हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, जो मन कर रहा है वही बनाओ। आपके पति ही तो सारी कमाई यहाँ लाकर दे रहे हैं। मेरे पति तो जैसे बेरोजगार फिर रहे हैं। वह तो घर का खर्चा चलाते ही नहीं, जो रोज रोज आपकी छोटी की पसंद का खाना बने। जेठ जी 2 रुपए लाते हैं घर पर और ऐश रहीशों वाली भुगत रहे हैं। मैं कह देती हूँ माँ जी, खाना तो मेरी पसंद का ही बनेगा आज, और आज ही नहीं हमेशा। हाँ छोटी बहू, तू ठीक कह रही है। तेरी पसंद का ही खाना बनेगा इस घर में। उसकी सास भी छोटी बहू को ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन जब छोटी बहू का लड़का टीवी देख रहा था। चाची, चाची क्या मैं भी चिंटू के साथ टीवी देख लूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है कार्टून देखने का। अगर इतना ही कार्टून देखने का शौक है तो अपने बाप से बोल के टीवी लगवाएं। उसके पढ़ना लिखना बस की नहीं था तो 6ठी क्लास से ही खेती में लग गया। मेरे पति ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी और यह नौकरी हासिल करी। अब उसमें अगर हम खुशी खुशी रह रहे हैं तो तुमको उसमें भी दखलंदाजी करनी है। जाकर अपनी माँ के साथ काम करा, यही तेरी औकात है। छोटी यह सब सुनने के बाद खूब रोती है और अपनी माँ को यह सब बताती है कि कैसे उसकी चाची ने उसे इतना उल्टा सीधा कहा। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, वे तुमसे बड़ी है। अगर उन्होंने 2 बातें तुम्हें कह भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कमरे में जाकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी चाची से बात कर लूंगी। उसकी सास और देवरानी उससे नौकरानी की तरह काम कराते और खुद पूरा दिन आराम करते। जब शाम को उसका पति खेत से वापस लौटा तो उसने अपने पति को अपने पूरे दिन की बात बताई। माँ जी और अवनी ने मुझे बहुत तंग किया और छोटी के साथ भी गलत व्यवहार किया। तुम्हें भी बहुत उल्टा सीधा बोला। तू खुद नालायक होकर मेरे परिवार पर दोष लगा रही है। कमी तेरे अंदर है। मेरे परिवार को एक लड़का नहीं दे पाई और आई है उनकी यहाँ बुराई करने। तेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो मेरी माँ के पैर पकड़ और उनसे माफी मांग। यह कहकर वह सो जाता है और गीता रोती हुई रह जाती है। अगली सुबह रमेश सुरेश को 10,000 रुपए देता है। तभी गीता वहां आती है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब आपकी इतनी बुराई करते हैं और इन्हें आप अपने कमाए हुए सारे पैसे दे रहे हैं। अभी तो छोटी के स्कूल की फीस भी जानी है। क्या तू कल की बात भूल गई? एक बार में समझाने से समझ नहीं आता? तुझे मेरे और मेरे परिवार के मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। तेरी इस घर में नौकरानी जितनी औकात है बस। और रही बात फीस की, तो कल से छोटी स्कूल नहीं जाएगी, अब यही घर का काम कराएगी। जी, ये आप क्या कह रहे हैं घर का काम करने के लिए? दीदी, आपको समझ नहीं आती भैया। क्या कह रहे हैं? वह स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। वैसे भी घर पर बहुत काम रहता है और आप अकेली थक जाती हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वह उसे स्कूल भेजती है, लेकिन स्कूल में न। बेटा, तुम स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकती। तुम्हारी 6 महीने से फीस जमा नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई यूनिफॉर्म है। अगर तुम ऐसे ही स्कूल आओगी तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अब तुम तभी स्कूल आना जब तुम्हारी फीस जमा हो। छोटी घर आकर रोते हुए यह सब अपनी माँ को बताती है। तो बेटा, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। इतने में अंदर से किसी का कॉल आता है। आप फोन कर रही थी? हाँ बेटा, क्या कर रही है मेरी बच्ची? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
यहाँ पर मेरे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता। पूरे दिन मुझसे नौकरानी की तरह काम कराते हैं, लेकिन मुझे उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख तो इस बात का है माँ कि मेरे पति भी मेरा दुख नहीं समझते। आज उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने छोटे भाई को दे दी। छोटी की फीस जमा करने के लिए भी हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि छोटी को स्कूल से निकाल दूं और घर का काम कराऊं। माँ, मैं अब करूं तो करूं क्या? बेटा तू सबसे पहले घर आ जा, तब मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। माँ, भैया भाभी कहाँ है? वे कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। तू अभी आराम कर, शाम को बात करेंगे। बेटा अगर तुम्हें अपनी लड़की को पढ़ाना है तो तुम्हें खुद ही पैसे कमाने होंगे। लेकिन माँ, मैं कैसे? मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। आता है, याद करो तुम गोलगप्पे बहुत स्वाद बनाती हो, तुम वहीं बेचना शुरू करो। लेकिन माँ, उसके लिए पैसे लगेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। आज तुम्हारे भैया भाभी ठेले और सामान का ही इंतजाम करने गए हैं। तुम बस कल से काम शुरू कर देना। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तू तो मेरी बच्ची है। बच्चों की तो माँ बाप सदैव सहायता करते हैं। अगले दिन गीता शहर में गोलगप्पे का ठेला लगा लेती है। थोड़ी देर बाद पहले ग्राहक आ जाते हैं। उन्हें वे गोलगप्पे इतने पसंद आते हैं कि वह गीता के डेली के ग्राहक बन जाते हैं। ऐसे करते करते गीता के शाम तक सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं और सभी गीता के गोलगप्पे की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ऐसे गोलगप्पे तो उन्होंने पूरे शहर में कहीं नहीं खाए। ऐसे ही वह रोज ठेला लगाती है और खूब कमाई करती है। वह अपनी बेटी को भी रोज स्कूल भेजती है और उसकी सारी फीस भी जमा कर देती है। एक नया घर खरीद लेती है। वह अपने भैया भाभी के सारे पैसे लौटा देती है और उनका खूब एहसान मानती हैं। तभी इसके बारे में उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि गीता पैसे कमा रही हैं। अगर गीता हमारे घर फिर से रहने आ जाए तो वह यह पैसे आपके छोटे बेटे को दे देगी और हम तीनों बहुत खुशी से रहेंगे। हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बड़ा बेटा तो पागल है, वह भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानेगा। तू सही कह रही है बहू, मैं अभी उसकी माँ को कॉल करती हूँ। जी बोलिए। इतना सब मेरी बेटी के साथ करने के बाद अब क्यों तकलीफ करी आपने? जी, हमें हमारी गलती का बहुत पछतावा है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। कृपया करके दोनों घरों की इज्जत रखकर बड़ी बहू को वापस भेज दीजिए। अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। अब वह तुम्हारी कोई बहू नहीं लगती। वह सिर्फ मेरी बेटी है और यहाँ बहुत खुश है। और रही बात इज्जत की, तो वह कोर्ट में देखेंगे। तलाक के कागज के साथ अभी फोन रखती हूँ। गीता अपनी छोटी के साथ खुशी खुशी रहती है और रोज वहीं गोलगप्पों का ठेला लगाती और खूब पैसे कमाती हैं।